एक्ट ऑफ 1892। हमने जैसे पिछला काउंसिल एक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि अपने साथ एसोसिएट कर लिया जो लोग उनको हेल्प कर सकते थे या जो प्रोमिनेंट सेक्शंस थे। एक तरीके से लॉलीपॉप दे दी थी ज़मींदारों को, राजाओं को। क्या किया था ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस में एडिशनल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ऐड कर लिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उसी प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ आगे बढ़ाते गए। उन्हें जो भी लगता था ये प्रोमिनेंट सेक्शन है, ये हमारा विरोध कर सकता है, उन लोगों को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देके प्रोमिनेंट सेक्शंस को वो ऐड कर लेते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन उनका पहला प्रयास यही रहता था कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ऐड हो, ना कि ऑफिशियल मेंबर्स की तरह। और कोशिश उनकी ये रहती थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो कभी भी ऑफिशियल मेंबर्स से ज़्यादा ना होने पाएँ। तो जब हम ये एक्ट देखते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बढ़ा दिए थे, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या ऑफिशियल मेंबर्स से कम ही रखी गई थी। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा दिए गए थे। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत सीमित अधिकार होते थे, बहुत सीमित फंक्शन होते थे। अब उसमें क्या किया, 2 और अधिकार दे दिए कि तुम बजट भी डिस्कस कर सकते हो और दूसरा एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहले एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। एग्जीक्यूटिव माने जैसे आज के टाइम पे सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट इज़ लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल और वो सरकार से, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये पहले अधिकार नहीं था, ये अधिकार इस एक्ट में दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट डिस्कस करने का अधिकार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या समझ लो उस समय की जो लोकसभा राज्यसभा की जो जहाँ से जन्म हो रहा था, वो जो उस समय तो विधानसभा थी ये, तो उसको ये 2 अधिकार दिए गए। इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब इसमें क्या हो गया, थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और ऐड की गई। क्या था कि अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वायसरॉय नॉमिनेट कर सकता था कुछ मेंबर्स को, लेकिन खुद से नहीं नॉमिनेट कर सकता था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिनको कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रिकमेंड करती और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करता, उन्हीं को वायसरॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर सकता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करता, अब प्रोविंशियल लेवल पे क्योंकि गवर्नर होता था वायसरॉय की जगह, तो गवर्नर जो है वो कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता था, पर खुद से नहीं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स, चैम्बर्स, ये सारे प्रोमिनेंट बॉडीज़ थी, प्रोमिनेंट सेक्शंस थे, तो इनको तुष्ट करना था, इनके लोगों को जो है इनमें जगह देनी थी। अब हम देखते हैं कि ये एक तरीके से इलेक्शन का सिस्टम अब शुरू हो रहा है। ऑल्दो इसमें डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था और ये लिमिटेड और इनडायरेक्ट था, क्योंकि कुछ ही बॉडीज़ को, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली सबको वोट देने का अधिकार मिल गया था। कुछ बॉडीज़ थी जिसके लोग चुनते थे और अपना रिकमेंडेशन देते थे, और आगे वायसरॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में और गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में उन लोगों को फिर नॉमिनेट करते थे। तो पर ये एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्शन का सिस्टम शुरू हो गया था, हम ये कह सकते हैं। बट इसको जो है इलेक्शन वर्ड नहीं यूज़ किया गया था एक्ट के अंदर। क्या यूज़ किया गया था, नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। तो ये हमारा हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। थैंक यू।